जलालुद्दीन खिलजी वगैरह का नाम आता है, लेकिन पूर्णतः कौन बंद किया था? शाहजहां ने। इसको ध्यान रखिएगा, पूर्णतः शाहजहां ने बंद किया था। ठीक है, अब हम लोग खिल्जी वंश आज पढ़ेंगे। खिल्जी वंश, ठीक है, कब से कब है? हाँ? बारह सौ 1290 से 1320 में। पहला शासक कौन था? कब से कब है? 1290 से 1296। और अंतिम शासक कौन है? हाँ, वजीर खुसराव था ना। तो पहला और अंतिम आप लोग जान गए ना, जो 1320 से में रहता है ऐसे, और उसकी हत्या कौन करेगा? तो गयासुद्दीन तुगलक करेगा, जो पंजाब का गवर्नर रहता है, उसकी हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तैमूर था, जिसकी हत्या कौन करता है? जलालुद्दीन खिलजी। इसको मार देगा, हत्या कर देता है कौन? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जहाँ हत्या करता है वो कौन सा स्थान है? जलालुद्दीन जब हत्या करेगा तो कहाँ पे करता है? यूपी का कोई स्थान था, किलखोरी, जहाँ पे हत्या करता है इसका वो स्थान था किलखोरी। यहीं पे हत्या कर देगा इनका, यूपी में है ये। ठीक है, और फिर दिल्ली से राजधानी कहाँ चली जाती है? अभी तो दिल्ली राजधानी थी ना, अब राजधानी कहाँ चली जाएगी? हाँ, राजधानी चेंज करके यहाँ बना लेता है जलालुद्दीन खिलजी। क्यों चेंज किया होगा, कोई बताइए? राजधानी क्यों परिवर्तन किया होगा? वहाँ से बढ़िया शासन कर सके, उसको लगा सभी जगह वहाँ से सत्ता नियंत्रित कर सकता आसानी। राजधानी तो दिल्ली अच्छा ही था। पहली बात तो खड़ेंत से उसको मारा था, तो वहाँ की जनता क्या करती? विद्रोह करती ना। जनता इसके सपोर्ट में नहीं आती, इसकी बात नहीं सुनती, तो इसलिए इसको राजधानी परिवर्तन करना यहाँ पे जरूरी था। यहाँ की जनता हो सकता है इसका सपोर्ट करे। ठीक है, आप इतना ही जानिए जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। फिर इसकी हत्या कौन करेगा? कब करता है? 1296 में इसकी हत्या कर देगा। ठीक है, और कौन शासक बनेगा?
ये कब से कब तक आएगा? हाँ, 1296 से 1316। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को? क्लियर है ना यहाँ तक? कपड़ा कहाँ गया? अब बताइए, अलाउद्दीन अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? चंद करके कोई बताएगा इसमें से? सीरी फोर्ट का निर्माण किसने किया था? तो अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? सीरी को, सीरी फोर्ट में जहाँ निर्माण करवाया था वहीं पे अपना राजधानी बनाएगा। ठीक है। जब राजधानी बनाएगा तो क्या काम करेगा? फिर पहले क्या करता है? राजधानी बनाने के बाद विश्व विजेता की बात करता है, विश्व विजयी होने की बात करता है। सिकंदर सानी की उपाधिकरण करता है। करेगा कि नहीं? क्या उपाधिकरण करेगा? ये उपाधि लेगा। ठीक है। इस उपाधि लेने के लिए इसको क्या क्या काम करना पड़ेगा? अगर विश्व विजेता बनना चाहेगा तो क्या पहले क्या उसको इस्टेब्लिश करना है? क्या उसको मजबूत करना पड़ेगा? किस चीज से? सेना को मजबूत करेगा ना? सैन्य व्यवस्था को क्या करेगा? आर्मी को अपने आर्मी को इस्टेब्लिश करेगा, पावरफुल बनाएगा आर्मी को। इन करेगा। सैन्य व्यवस्था मजबूत करने के लिए क्या काम करेगा? हाँ, वेतन तो अच्छा देगा और हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ सुधार करेगा और हथियारों का भी व्यवस्था करेगा। और पहले टैक्स आएगा तभी तो सब होगा। तो एक विभाग की स्थापना करेगा, दीवाने मुस्तक राज। जब तक टैक्स नहीं आएगा तब तक आप कुछ कर सकते हैं क्या? आपको यहाँ आने तक के लिए क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए ना? आपके पास पैसा रहेगा तभी तो आप कपड़े वपड़े सारी चीज, कलम पेन खरीद सकते हैं ना, तभी तो आप अध्ययन करेंगे। तो इसने भी क्या किया? सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अपने आर्मी को एस्टेब्लिश करने के लिए टैक्स कलेक्शन को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? ठीक है। और जब टैक्स कलेक्शन के लिए बढ़ाएगा तो उसके लिए विभागों का गठन भी करेगा, कई विभाग वो बनाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म करेगा। ये सब काम करेंगे कि नहीं? तभी तो मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन होगा। ऐसा करेगा ना? मानते हैं आप लोग ना? हाँ। तो और सैन्य व्यवस्था में भी कुछ सुधार करेगा, कुछ विभागों का गठन करेगा। ठीक है। अब टैक्स से क्या करेगा? पहला काम क्या करेगा? टैक्स को बढ़ाने के लिए आप लोग पढ़े हैं, सब कुछ पढ़े हैं, बताइए क्या करेगा? टैक्स, हाँ, भूमि कर बढ़ाएगा और फिर उसको नाप कर बढ़िया से लागू करता है टैक्स। तो जब लूट का धन था उसका पहले सुल्तान 3/4। आप कहाँ बोलिए, खड़े बोलिए। सबसे पहले लूट का धन हुआ करता था, वो 3/4 सुल्तान लेता था। अब वो अपने 1/4 लेगा और 3/4। और कोई कुछ बताए इसमें? आप लोग पढ़ चुके हैं पीछे, इसको हम पढ़ा भी चुके हैं। क्या करेगा? क्या बोल रहे हैं? हाँ, खालसा भूमि की वृद्धि करेगा। पहला काम क्या करेगा? जो सामंतवादी व्यवस्था आ रही थी पहले से ना, सामंतवादी व्यवस्था थी,
सामंतवादी व्यवस्था चेंज हुआ किसमें? एकता व्यवस्था में। एकता को किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है, अब एकता को क्या करेगा? ये बंद करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि ये सीधे चाहेगा टैक्स कलेक्शन किसके पास जा? सुल्तान के पास। जब तक सुल्तान के पास टैक्स कलेक्शन नहीं जाएगा तब तक वो अपनी पॉलिसी कैसे बनाएगा? बना सकता है? नहीं बनाएगा। तो वो चाहेगा कि ये टैक्स कलेक्शन जो भी हो, टैक्स का इसका कलेक्शन इस सुल्तान के पास सीधे जाए। उसके लिए क्या करेगा? खालसा भूमि को बढ़ाएगा। हाँ, खराज कर भी लगाएगा। एक कर होता है खराज, लेकिन खराज किस पे लगाएगा? हवा में तो लगाएगा नहीं। खराज किस पे लगाएगा? हाँ, कृषि उत्पादों पर ही लगाएगा। ये भी सही है। वो और क्या करेगा? किससे किस नहीं, खराज किस भूमि पे लगाएगा? खालसा भूमि का भी नाम लिए थे ना। जो टैक्स जाएगा उस खालसा से जो टैक्स जाता था वो किसके पास जाता था? सुल्तान के पास। तो इसमें क्या करेगा? टैक्स कलेक्शन के लिए इसको इंक्रीज कराएगा कि नहीं कराएगा? कराएगा। जितने भी प्रांत में जितने भी गवर्नर वगैरह होंगे सबको वो नगद वेतन देना शुरू कर देगा। पहली बार कौन नगद वेतन देना शुरू करता है? जितने भी सैनिक वगैरह सारे लोग उनको नगद वेतन देना शुरू करता है। तो क्या करेगा? जो भी एकता थी उसको बंद कर देगा और सारे लोगों को खालसा भूमि में परिवर्तित कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? खालसा भूमि में परिवर्तित करेगा, जिससे क्या होगा? सारा का सारा टैक्स कलेक्शन सुल्तान के पास जाए। ऐसा ही करेगा ना? इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, अब टैक्स का एक चार्ट बना लीजिए आप लोग। आप लोग ओडस महाजनपद का नाम सुने होंगे, अंगुत्तर निकाय, दिग्ग निकाय का नाम सुने होंगे। अंगुत्तर निकाय मिलता है ना? दिग्ग निकाय। हाँ, तो महाजनपद काल में जो टैक्स था वो कितना था? 1/6 था। ठीक है, महाजनपद काल में कितना टैक्स रहेगा? हम पूरा टैक्स ही बता दे रहे हैं आप लोग को, पूरा अभी तक का। ठीक है, फिर महाजनपद काल के बाद कौन आएंगे? मौर्य का, मौर्य या मौर्योत्तर का। इसमें भी 1/6 रहेगा, मौर्य मौर्योत्तर काल में भी। फिर गुप्त या गुप्तोत्तर काल आते हैं। ठीक है, इसमें भी 1/6 रहेगा। इसके बाद कौन काल आएगा? गुप्तोत्तर के बाद गुलाम वंश आएंगे ना? गुलाम वंश आता ना गुप्तों के पतन के बाद। या दिल्ली सल्तनत भी बोलते हैं। इसमें भी 1/6 रहेगा। अब क्या होगा? पहली बार टैक्स कलेक्शन में चेंज होगा खिल्जी वंश में। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। उसके बाद कौन सा आएंगे खिल्जी के बाद? तुगलक बन। तुगलक थोड़े उदार थे ना? उदार थे कि नहीं? क्योंकि जनता इनसे बहुत परेशान हो चुकी थी। टैक्स इतना था, मान लीजिए आप ही के ऊपर कर कोई, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट हो
और आपसे टैक्स ज़्यादा वसूल रही हो, तो आप क्या करेंगे? गवर्नमेंट के पक्ष में रहेंगे, विपक्ष में रहेंगे? हाँ, आप चाहेंगे कि दो ऐसी कोई गवर्नमेंट आए जो हमको कम से कम टैक्स लगाए। तो ही MBT जो होता है क्या करता है, वो 1/10 कर देगा टैक्स को। ठीक है, तुगलक में क्या होगा? मतलब जनता को राहत देता है। ठीक है। फिर शायद और लोधी भी आते हैं तो 1/6 कर देते हैं। फिर मुगल आएंगे ना, मुगल क्या करेंगे? 1/3 कर देंगे। सूरी, शेरशाह सूरी, ये भी 1/3 कर देगा। ठीक है। फिर कौन आएंगे? मराठा, चौथ और सरदेश मुखाई 1/10 और 1/4। मराठा दो भाग में हो जाएंगे, एक 1/4 लेंगे और एक 1/10। ये पूरा टैक्स कलेक्शन है अपना। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। शेरशाह सूरी, सूरी वंश। शेरशाह सूरी का नाम सुने हैं ना? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, हेमू। हाँ, जो अपना एक NH-28 है, इसका निर्माण इन्होंने किया था। बाग और बहुत सराय वराय बहुत सारे बनवाए थे। वो हम लोग जब सूरी वंश पढ़ेंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग 1556 और 1526 वाला है विवाद, वो इंटरव्यू में कई बार पूछा जा चुका है, तो हम उस पर आएंगे तो चर्चा करेंगे। ठीक है। ये सरदेशमुखी और क्या था? चौथ, 1/4 1/10। ठीक है। अब हम लोग खालसा भूमि के बारे में पढ़ रहे थे। IAS में खालसा भूमि के बारे में पूछेगा, खालसा भूमि क्या थी? जब मराठा पढ़ेंगे, हाँ, चौथ और सरदेशमुखी था। अभी इतना जाइए, चौथ और सरदेशमुखी। और जब मराठा पढ़ेंगे तो मराठा डिटेल में बताया जाएगा। बालाजी विश्वनाथ से लेके बाजीराव जो भी है शासक, उस पर चर्चा किया जाएगा। हाँ, हम लोग कहा खालसा भूमि के बारे में IAS में क्वेश्चन आता है। खालसा भूमि क्या थी? क्या बताएंगे आप लोग? इसका पूरा राजा सीधे सुल्तान के पास जाता था। हाँ, जैसे खालसा भूमि दे देगा, इक्ता व्यवस्था से परिवर्तित एक भूमि थी। सही है? जी सर। इसका टोटल कलेक्शन सुल्तान के पास जाता था। नोट कर लीजिए ऐसे। खालसा भूमि इक्ता भूमि से परिवर्तित एक भूमि थी। ठीक है। इसका संपूर्ण कलेक्शन सीधे सुल्तान के पास जाता था। जागीर भी हुआ करते थे। जागीर का नाम सुने हम लोग? जागीरें दिया जाता था ना। तो एक खालसा भूमि के साथ साथ जागीरें भी आवंटित किए गए थे, उसको भी बंद कर देता है। ये भी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जागीरों भी देना, जागीर जो जितने भी जागीरदार थे सबको बैन लगा दिया था।
अब मान लीजिए सब हो गया, इसकी सैन्य व्यवस्था मजबूत हो गई। सैन्य व्यवस्था तो मजबूत होगी ना? जी सर। ठीक है, डाक चेहरा और सब शुरू कर लिया और उसके बाद इसमें एक सेना खड़ी कर ली। अब सेना खड़ी करने के बाद क्या करेगा? आक्रमण करना शुरू करेगा ना। अगर कोई मजबूत होता है तो पहले क्या करता है? दूसरे को, अगल बगल को, मान लीजिए आप भी लोग हैं, आप कोई भी मजबूत है तो अपने दूसरे वाले को प्रताड़ित करेगा। नहीं होगा तो पैर ही फैला के उसको करेगा कि नहीं करेगा? तो ऐसे ही इसने भी पैर फैलाना शुरू कर दिया। शुरू करेगा ना। पहला आक्रमण कहाँ पे करता है? हाँ, मेरी कौन बताए? हाँ, देवगिरी पे करता है। कब करता है? हाँ, 1296 में। सही है, 1296 में पहला आक्रमण देवगिरी पे करेगा। उस समय शासक कौन था? नहीं, देवगिरी का शासक रामदेव था। ठीक है, वो देवल रानी वाली कहानी अलग है। तो उस समय यहाँ पे हाँ, जलालुद्दीन खिलजी था। ये पूछता है कि उस समय शासक कौन था? ठीक है, तामस रोग किसके काल में आया था? अकबर के काल में कि जहांगीर के काल में? हाँ, इस समय जलालुद्दीन खिलजी था यहाँ का शासक। जब 1296 में आक्रमण करेगा तो इस समय यहाँ का शासक कौन रहेगा? और देवगिरी पर आक्रमण करता है। यादव वंश का कौन शासक था? राजा रामचंद्र देव। ठीक है, पहला आक्रमण कहाँ है? साउथ इंडिया, दक्कन के क्षेत्र में पहला आक्रमण ये शुरू करता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत की तरफ पहली बार आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। ठीक है, इंडिया है अपना। तो दिल्ली में यहाँ बैठता है, मतलब दिल्ली के पास सीरी फोर्ट का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी। फौज ए खम्स अलाउद्दीन खिलजी ने। हजार स्तंभ भी अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण कराया था। वो सब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर वगैरह में जो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे शासन कर रहा था और इधर क्या करेगा? 1296 में अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पे कौन रहता है? जलालुद्दीन खिलजी रहता है ना। और यहाँ पे राजा रामचंद्र देव के राजा रहते हैं देवगिरी में। ठीक है, ये पराजित होते हैं और इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और दिल्ली इनको लेके जाता है। फिर रायन की उपाधि देगा। ठीक है, उपाधि अभी नहीं देता है, बाद में देगा। 1296 में नहीं देता। ठीक है, फिर दूसरा आक्रमण कौन से कहाँ पे करेगा? यहाँ तक अभी तक क्लियर है ना आप लोग को? दूसरा आक्रमण कहाँ पे करेगा? बताइए, दूसरा आक्रमण कहाँ पे करेगा? हाँ, वेरी गुड। कौन बोल रहे हैं? वेरी उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम में कौन पड़ता है आपका? गुजराती पड़ेगा ना। तो दूसरा आक्रमण कहाँ करेगा? गुजरात पे करता है। गुजरात पे करेगा ना। पाटन और अनिलवाड़ का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है,
गुजरात आपका था। यहाँ पे क्या करेगा, आक्रमण करेगा, करता है ना। और यहाँ कांड वंश के शासक थे, तो उनकी वाइफ और उनकी मतलब पुत्री थी, ठीक है। उनकी इच्छा को लेकर ये यहाँ पे अटैक करता है। देवल रानी का नाम आप लोग सुने होंगे। तो उस उद्देश्य से मतलब उनको देखने को, उनकी इच्छा से यहाँ पर अटैक करता है और फिर ये लोग पराजित हो जाते हैं। तो हम लोग, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि गुजरात पे 1302 में हाँ 1298 में, लेकिन 1301-2 में, हाँ 1298 में करता है। 1298 में यहाँ पे अटैक करेगा और जीतेगा कब? हाँ जीतता कब? 1302 में, ठीक है। फिर कहाँ करेगा? रणथंभौर में करेगा। रणथंभौर जान रहे कहाँ पे ना? राजस्थान। तो उनका वहाँ कब करता है? 3 में शायद करता है, 2 या 3 में करता है, ठीक है। रणथंभौर में दूसरा करता है। तीसरा आक्रमण कहाँ करेगा? चित्तौड़ पे करता है तीसरा आक्रमण। तीसरा आक्रमण कहाँ करेगा? चित्तौड़ में करता है। ये तीनों आक्रमण और चित्तौड़ के कहानी आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? रानी पद्मावती वगैरह के बारे में, सिंघल देव की वो जो गंधार सेन थे और चंपावती की पुत्री थी। ये जो आपको श्रीलंका वाला क्षेत्र है ना, सिंघल द्वीप बोलते हैं ना इसको। तो रानी पद्मावती के माता पिता कौन थे, ये भी पूछ लेता कभी कभी। रानी चंपावती और गंधार सेन थे। और इनकी शादी किससे होती है? राजा रतन सिंह। राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती थी, ठीक है। और पद्मावती आप जान ही रहे हैं सब कुछ, उसकी चर्चा करें हम। पद्मावती को देखने की इच्छा से वो चित्तौड़ का अटैक करता है, क्योंकि पद्मावती बहुत सुंदर थी ऐसा माना जाता था। पद्मावत में लिखा गया है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए 6 महीने तक किले के बाहर एक घेरा डालता है। कितने महीने तक? और धोखे से राजा रतन सिंह को कहता है कि मतलब पद्मावती जाती है और वो एक झलक देखने के लिए कहता हम देख लिए, अब हम वापस जाना चाहते हैं और वापस जाने के बहाने आपसे मिलना चाहते हैं। किससे मिलना चाहेगा? राजा रतन सिंह के। जैसे इससे मिलने आते हैं उनको क्या करेगा? गिरफ्तार करवा लेता है, ठीक है। आप गिरफ्तार करवा लेगा तो इसके 2 सेनापति थे। कोई बताएगा कौन कौन सेनापति थे? हाँ? अरे इसके नहीं, राजा रतन सिंह के। राजा रतन सिंह के कौन 2 सेनापति थे? गोरा और बादल। वो आश्वासन देते हैं रानी पद्मावती से कि जब तक हम हैं तब तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपके पति देव हैं वो छुड़ा के लाते हैं, फिर भयंकर युद्ध होगा। गोरा और बादल, ये नोट कर लीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन। ये जो सिंघल देव के राजा थे कौन थे अभी बोले? हाँ उनकी पुत्री थी, ये भी पूछता है। और गोरा बादल जो थे राजा रतन सिंह के सेनापति थे, ये भी पूछ लेता कभी कभी, क्योंकि ये पूरा फेमस हो चुका है ना पद्मावती। तो इसके वजह से इससे कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इस पे ध्यान देना आप लोग। तो हम कहाँ पे? हाँ, गोरा बादल ये दोनों युद्ध करते हैं और युद्ध में गोरा बादल तो मारे जाते हैं, लेकिन राजा रतन सिंह को
छुड़ा लेते हैं। फिर भी वो धोखे से राजा नर्तन सिंह को मार देता है और वहीं से जौहर प्रथा की शुरुआत होती है। ठीक है, जौहर प्रथा और सती प्रथा में क्या अंतर है? ये इंटरव्यू में पूछा गया कई बार। मतलब इसमें आप बोलिए, खड़ा होकर बोलिए। वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत सही, इन्होंने एकदम सही बताया। और कोई कुछ बताएगा इसमें? चलिए और कुछ, मतलब उनका एकदम सटीक आंसर है। और आप लोग बताइए। हाँ, और जौहर प्रथा नया था। इंटरव्यू में पूछेगा जौहर प्रथा और सती प्रथा में क्या अंतर है, एक शब्द में जवाब दीजिए, तो क्या बताएंगे आप लोग? चलिए, आप लोग का इंटरव्यू भी हो गया। आप लोग पीटी मेंस क्वालिफाई करके गए हैं और इंटरव्यू में पूछ दिया कि जौहर प्रथा और सती प्रथा में क्या अंतर है। हाँ? सती प्रथा समाज के द्वारा बनाई गई, क्योंकि पहले राजा उन्होंने सही बताया और आप लोग उस पर ध्यान नहीं दिए। एक बार और बता दीजिए। एक बार बताइए। सती प्रथा में वो पति की मृत्यु के बाद शांति नहीं है पाएगा, लेकिन जो समाज होता है उसको फोर्सफुली वेरी गुड। में बिठा देता है, चाहे उसका मन हो या ना हो। लेकिन जौहर प्रथा में इसमें खुद से आगुदा कर देती है कि हमको मतलब पति मर गया, हमको रहना नहीं है, हमको भी जाना है। क्या नाम है आपका? वैष्णवी देवी। वेरी गुड, बहुत सही बताया इन्होंने इंटरव्यू में क्वेश्चन। एक फोर्सफुली, इसमें फोर्स नहीं करना था, यही तो बताना था, और इसमें फोर्स करना था। ये अपने आप से करती थी, यही ना आपने बताया, और ये अपने आप से नहीं, समाज द्वारा थोपा गया था। यही तो इंटरव्यू में पूछते हैं, ऐसे तो आपको चेक करते हैं कि आपकी सोच, एक डिसीजन लेने की क्षमता क्या है। उन्होंने एकदम सही बताया। एक था फोर्स, मतलब आपको जबरदस्ती करवाया जा रहा है, एक में जबरदस्ती नहीं करवाया जा रहा है। यही तो आंसर होगा। आप जितना भी घुमा के बोलेंगे इंटरव्यू में, उतना आपको फंसना है, उस पर क्वेश्चन पे क्वेश्चन आता रहेगा, और फिर आपका इंटरव्यू, आपका दिमाग हो जाएगा खराब और इंटरव्यू खत्म। होता है ना ऐसा? संलेखना भी क्या होती है? तो अपन से सर भूख से, कुआं से प्राण त्याग देना। हाँ? अभी तरुण सागर का नाम आप लोग सुने होंगे। चलिए, अभी करंट का ही क्वेश्चन है। तरुण सागर का नाम सुने कि नहीं? अभी नेट पे सर्च करिए तरुण सागर के बारे में। मोबाइल रखे ना, सर्च करिए। हाँ, वेरी गुड। हाँ, जैन। और बताइए तरुण सागर के बारे में लिखिए, देखिए, सर्च करिए आप लोग। आपने आंसर भी लिखा ना, वैष्णवी द्विवेदी। आप वो समाज के बारे में पूछे थे हम, उसका आंसर आपने लिखा ना। इसके पहले जो क्वेश्चन दिए थे मेंस का, आप नहीं थी? हाँ, आपकी कॉपी है, अच्छा लिखा आपने, बहुत अच्छा आंसर लिखा है। बैठ जाइए। चलिए, तरुण सागर के बारे में बताइए, क्या थे?
सर्च किया आप लोग? हाँ, क्या थे? जैन दिगंबर थे ना। दिगंबर मतलब जिनका वस्त्र अंबर होता है, जिनका वस्त्र क्या होता है? अंबर। श्वेतांबर क्या होते थे? दिगंबर कहाँ रहेंगे? आकाश में रहेंगे। दिगंबर जिनका वस्त्रहीन होते थे, और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र। दिगंबर कहाँ रहते थे? साउथ में रहते थे कि नॉर्थ में? आकाश में नहीं रहेंगे, त्रिशंकु नहीं है, ठीक है। दिगंबर त्रिशंकु नहीं थे, ठीक है। तो दिगंबर कहाँ रहेंगे? साउथ में। इनका वस्त्र क्या होगा? अंबर होगा, मतलब वस्त्रहीन। तो तरुण सागर भी है, पूछ देगा तरुण सागर के बारे में। इंपॉर्टेंट है, इस नाते लिखवा रहे हैं, IAS में हो सकता है, क्योंकि अभी ये सल्लेखनाविद से अपना शरीर त्याग किए हैं, बहुत चर्चा में था, तो इसके नाते हम पूछ रहे हैं, ठीक है। लिख लीजिए अपना नेट पे सब तरुण सागर के बारे में, जो भी आप लोग बोले। लिख लिया आप लोग? तरुण सागर के बारे में क्या क्या लिखे आप बताइए? क्या थे? हाँ, दिगंबर में। और क्या लिखे हैं? हाँ, सल्लेखना विधि से प्राण त्यागे। और क्या लिखे हैं? 51 साल के उम्र में। हाँ, कोई एक व्यक्ति इनके बारे में बोले जो लिखा। चलो बोलो भाई, आप ही बोलिए, आप ही। हाँ, अच्छा, महंत नहीं, संत थे। हाँ, इन्होंने एक सीरीज चलाया कड़वे वचन। हाँ, कड़वे वचन। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। कड़वे वचन में पूछ नोट कर लीजिए। क्या चला था? कड़वे वचन। हाँ, हाँ। और क्या है कड़वा वचन बताइए क्या है इनको? कड़वा वचन जैसे आप पत्रिका लिखते हैं, कई बार लिखते हैं, तो सोसाइटी चेंजेस, सोशल रिफॉर्म, सोसाइटी के चेंज करने के लिए, ठीक है। आप कड़वा वचन कोई बोलता है तो क्या होता है? अच्छा लगता है? किसी को कड़वा वचन अच्छा लगता है? इसलिए बहुत नॉर्मल बोलना चाहिए। आप लोग, आपके माता पिता अगर डांट देते तो आप लोग भी अपने माता पिता को भी कड़वा वचन सुना ही देते हैं। तो उसी सोसाइटी चेंज करने के लिए इन्होंने एक पत्रिका निकाला था, कड़वा वचन, ठीक है। और इन्होंने सल्लेखनाविद से शरीर को त्याग दिया 51 साल की उम्र में। अब तो तरुण सागर के बारे में आप लोग जान गए होंगे। सल्लेखनाविद मतलब कुछ भी खाने बिना खाए पिए, आप समझ लिए भूख प्यास पानी उन्हीं कुछ नहीं लेना होता, बहुत कठोर तपस्या होता था। और यही सल्लेखना विधि जैन धर्म के लिए कारण बन जाता है विनाश का। जैसे तुर्क के चालगानी था ना, वैसे समझ लीजिए कि जैन धर्म के विनाश के लिए सल्लेखना विधि था। समझ गए? अब मान लीजिए आपको कोई धर्म पालन करना है और आपको बिना खाए पिए वो धर्म रख रहा है, तो आप उस धर्म को पालन करेंगे तो उसका विनाश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसके तो इसीलिए जैन धर्म का विनाश होकर कौन सा धर्म आता है? भगवत धर्म, हाँ, वैष्णव धर्म आता है कि नहीं आता? तो उसको हम लोग इनिशिएंट में जब पढ़ेंगे उस पर चर्चा करेंगे। हाँ, फिर हम लोग कहाँ पे थे अभी? अब कुछ समय पढ़ेंगे तो बताएंगे।
अच्छा, सती प्रथा और जौहर प्रथा में अंतर समझ लिए ना? अभी भी इंटरव्यू में पूछा जाएगा, आप लोग बता देंगे ना? क्या बताएंगे? एक बार बोलिए। जौहर प्रथा जो थी वो अपने स्व इच्छा से होती थी, उस वजह से वो आत्मदाह करती थी कुंड में। नहीं, अभी एक शब्द में हम बोलने के लिए। वो स्व इच्छा से करती थी जौहर प्रथा। तो फिर अभी इसमें कई फोर्सफुली था कि नहीं था? नहीं था, फोर्सफुली नहीं और था। सती प्रथा? सती प्रथा फोर्सफुली था, उनकी इच्छा से। इंटरव्यू में टू द पॉइंट हम शुरू से बोलने के लिए ना, इंटरव्यू में टू द पॉइंट ही जवाब देना चाहिए। अगर आप घुमाए इधर उधर घूमे तो फिर आप पूरा घूम जाएंगे, चक्कर काटते रहेंगे और आपका इंटरव्यू हो जाएगा खराब। इसलिए चक्कर नहीं कटवाना है, ठीक है? न चक्कर काटना है न चक्कर कटवाना है। एक जगह स्थिर रहना, उनको भी स्थिर रहने दीजिए, ठीक है? बैठ जाइए। चलिए फिर हम लोग आगे इसके नेक्स्ट क्लास में बढ़ते हैं।